पुलिस वाला एक बच्ची को उठाता है और उसके बाद उसके साथ ज्यादती थाने की बिल्डिंग में करता है। ये ज्यादती उस थानेदार ने बच्ची के साथ नहीं की, उसने ये ज्यादती या रेप कह लें आप उसको, वो उसने महकमे के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि दर दूसरे तीसरे दिन इस किस्म के कोई इंसिडेंट होता है और मरियम नवाज की रेड लाइन क्रॉस हो और उसकी दीदा दलेरी देखो कि उसको थाने लेके जाता है। इन्वेस्टिगेशन विंग से ताल्लुक है इसका थानेदार का, और उसको लेके जाता है तो थाने पे जो संतरी ड्यूटी पर मौजूद है वो इससे पूछता भी है कि ये खातून कौन है। एक तो जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके लिए इंसाफ और है। वाकया बहुत बड़ा था, ये पूरी पंजाब पुलिस के मुंह पर कालक मलने के मुकरादे है। उस एक शख्स की वजह से सारे महकमे को आप देख लें कि लोग बुरा भला कह रहे हैं। रियल एस्टेट का उसका कारोबार है, अब्दुल्ला ताहिर का पार्टनर होता था। उसके मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि जी हाँ, उसको भी हमने माना, वो भी जो है हमारा मुखालिफ है। और मेरा वो कहते हैं बाजोड़ और वाना के भी कुछ लोग, असल में ये जो अरसलान जेट है ना, इसके मुतल्लिक बताया गया है कि ये बाजोड़ वाना अफगानिस्तान इलाका गैर वाली साइड पे इसने बहुत सी मफरूरी काटी है। नारोवाल में इनकी इतनी दहशत है, सियालकोट में इनकी इतनी दहशत है कि एक शख्स जो इस वक्त हुकूमत में भी मौजूद है, बहुत ताकतवर शख्स है, एक टाइम में कुग्गी भट्ट वगैरह का उसके साथ मैच पड़ गया। नाज़रीन, लाहौर के इलाके गाजियाबाद में एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया है कि जिसमें पुलिस वाला एक बच्ची को उठाता है और उसके बाद उसके साथ ज्यादती थाने की बिल्डिंग में करता है और फिर उसके बाद एक एक्शन लिया जाता है, पूरा थाना मुअत्तल कर दिया जाता है। क्या ये काफी है? और इसके साथ साथ अब्दुल्ला ताहिर केस में कुछ अपडेट्स मजीद सामने आई हैं कि ये कत्ल किसने करवाया, कौन इसके पीछे है, शूटर कहां से हायर किए गए, उनका ताल्लुक कहां से है। इस सारे पे तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट आमिर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमिर साहब, गाजियाबाद का इलाका एक वर्दी में मलबूस अहलकार, गो कि उस वक्त वर्दी नहीं थी लेकिन वर्दी का तकद्दुस है एक, और एक मुहाफिज जो है वो एक बच्ची को उठाता है जहनी माजूर को और उसी के साथ ज्यादती करता है और फिर मुअत्तल भी हो जाता है थाना। तारिक साहब, ये ज्यादती उस थानेदार ने बच्ची के साथ नहीं की, उसने ये ज्यादती या रेप कह लें आप उसको, वो उसने महकमे के साथ किया है। ये महकमे के साथ रेप, ये महकमे के साथ रेप किया उसने। आप ये देखें कि हाँ, हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज, बच्चे खवातीन उसकी रेड लाइन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि दर दूसरे तीसरे दिन इस किस्म के कोई इंसिडेंट होता है और मरियम नवाज की रेड लाइन क्रॉस होती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये वाकया देखें कि इस थानेदार ने तो यार कमाल ही कर दिया है। अब ये उसको जहनी मजूर बच्ची है, उसको उसके घर के करीब से मोटरसाइकिल पे बिठाकर लेके आता है और उसकी दीदा दलेरी देखो कि उसको थाने लेके जाता है। इन्वेस्टिगेशन विंग से ताल्लुक है इसका थानेदार का, और उसको लेके जाता है तो थाने पे जो संतरी ड्यूटी पर मौजूद है वो इससे पूछता भी है कि ये खातून कौन है। उसको जवाब ये देता है कि ये खातून जो है ये एक मुकदमे की मुलजिमा है, इसको तफ्तीश के लिए मैं लेकर आया। अच्छा, संतरी के पूछने पे बताया, उसको अंदर थाने ले जाता है, वहां पर उसको ज्यादती का निशाना बना डालता है। तो यार मुझे तो जहनी मजूर ये थानेदार खुद लगता है कि शायद ये जहनी मजूर है। अब देखें, इस वाक्य को जब वो बच्ची वहां से गायब होती है, वो अपने घर नहीं पहुंचती, तो उसके घर वाले कॉन्शियस होते हैं, वो उसको ढूंढते हैं, तो मोहल्ले से पता लगता है उनको कि एक पुलिस वाला जो सिविल कपड़ों में था वो उसको बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गया। ठीक है। अब इसमें को टाइम थोड़ा गुजर गया, उसको तलाश करते रहे, फिर वो भागे हुए थाने जाते हैं। जब थाने जाते हैं तो पीछे घर से कॉल आती है उनको, वो कहते हैं कि जी बच्ची घर वापस आ गई और मुसलसल रो रही है वो बच्ची। और वो फिर थाने से घर वापस आते वो हैं। थाने से घर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो वो अपने अहले खाना को बताती है रो रो के कि उसके साथ क्या किया उसने, थानेदार ने यहाँ से थाने लेकर गया साथ अपने, और वहां ले जाकर उसको रेप किया। अब ये वाकया तो हो गया। अब इस वाकये के बाद उसके घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहां एक एफआईआर के लिए दरखास्त देते हैं। सिंपल सी एफआईआर में उन्होंने वकूआ लिखा है कि जिस तरह एक हमारी बच्ची घर के बाहर मौजूद थी, एक बंदा, उसको हमने तलाश किया तो एक बंदा के मुतल्लिक पता लगा, वो कुछ सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार था, वो मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया। थाने गए, फिर फोन आया तो पता लगा कि ये वाकया हुआ है। अब उस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है ऑपरेशन पुलिस की तरफ से कि एक थानेदार जिसने बच्ची के साथ ज्यादती की है लड़की के साथ, और उसके खिलाफ 376 की एफआईआर दर्ज होती है, 155C की एफआईआर दर्ज होती है, और उसको गिरफ्तार कर लिया, हवालात में बंद कर दिया। ये कल की बात है, ये कल रात को एक वाकया था। और ये इतना काफी था जितना कुछ हुआ,
मतलब इसके बाद सिर्फ ये महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए थी। लोग पूछते हैं सीसीडी कहाँ पे है। तारिक साहब, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इंसाफ है ना, उसका डबल स्टैंडर्ड 10 से दराज से साल से हम देखते आ रहे हैं। एक तो जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके लिए इंसाफ और है। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, एक एमपी सादिया अख्तर सुहेल है। ये 2-3 दिन पहले एक वाकया उनके साथ हुआ। गार्डन में कोई गाड़ी क्रॉस करने पर मोटरसाइकिल वाले जो तैश में आ गए, उन्होंने हेलमेट मारे, पत्थर मार के गाड़ी के शीशे विशे तोड़ दिए उन्होंने। ठीक है, अब हार्डली 48 घंटे गुजरे होंगे इस वाक्य को। तीनों मुलजिम जिनका पता कोई नहीं था, जिनकी शनाख्त कोई नहीं थी, पुलिस ने तीनों मुलजिम आज पकड़ लिए हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में, क्योंकि वो एमपी हैं। वो एमपी थी। ये मैं और आप हों तो मेरा नहीं ख्याल के इतनी जो हमारे आईओज होंगे, हमारी एफआईआर के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे, वो इतनी तगोदो करेंगे, उनको एक्सेस मिलेगी सेफ सिटीज तक, उनको एक्सेस मिलेगी दीगर अपना मोबाइल लोकेटर्स तक, उनको नहीं, वो लेने नहीं चाहते ना, असल में वो लेंगे नहीं इस चीज को, इसलिए कि वो एफआईआर मैंने और आपने दर्ज करवाई है, एक आम शहरी ने दर्ज कराई है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई ताकतवर शख्सियत नहीं है, हुकूमती सफ़ों में शामिल नहीं है। अब इसी तरह आप ये ले लें कि एक आम शहरी जो है, अच्छा पहले तो मैं आपको बताऊं, इस केस के हवाले से बात कर लें, फिर इस डबल स्टैंडर्ड के मुतल्लिक भी हम बात कर लेते हैं कि एक आम शहरी, ये वाकया जब पेश आया है, उसके बाद कल रात को, जो रात गुजर गई है, रात को 2:15-2:30 बजे डीआईजी ऑपरेशन और कायम काम एसएसपी ऑपरेशन ये थाने गाजियाबाद चले जाते हैं। वाकया बहुत बड़ा था, ये पूरी पंजाब पुलिस के मुंह पर कालक मलने के मुतरादिफ है। ये उस एक शख्स की वजह से सारे महकमे को आप देख लें कि लोग बुरा भला कह रहे हैं कि पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। अब वो पूरा महकमा इसमें पुलिस वालों में शामिल हो जाता है ना। अब उस एक बंदे की गलती है, एक बंदे की करतूत काली करतूत है, लेकिन अब कोस किसको रहे हैं? पूरे महकमे पे कोस रहे हैं। ठीक है, लोग सवाल मरियम नवाज से उठा रहे हैं कि भाई मरियम नवाज ने कितनी कोशिश की कि थाना कल्चर ठीक कर ले, सीसीडी को बनाया कि पंजाब से जुराइम का खात्मा हो, और बहुत हद तक जुराइम का खात्मा भी हुआ, बहुत तेजी से क्राइम ग्राफ नीचे आया। लेकिन अब जब से एक चकवाल का वाकया पेश आया, वो बच्ची का हानिया वाला, रजादार वाला मामला, ठीक है, रजादार वाला मामला भी हो गया। अब ये 2-3 वाकयात हुए हैं। उन वाकयात के बाद सीसीडी की स्पीड जो अगर 150 की थी ना, तो सीसीडी की स्पीड जो है अब वो को आप कह ले कि 30 पर आ गई है, 40 पर आ गई है। कुछ असेंबली में भी आवाजें उठना शुरू हो असेंबली में भी आवाजें सीसीडी वाले खुद ज्यादती करते हैं। ठीक है, अब मुतनाज़ा केसेस काफी आ गए ना इसमें, तो उसकी वजह से अब सीसीडी वाले जो वो बैकफुट पे हो गए। वो उस रफ्तार से, जो बर्फ रफ्तारी से उन्होंने इनकाउंटर्स किए हैं, वो मेरा ख्याल 2,500-3 हजार से जायद जो तो क्रिमिनल्स थे, उनको उन्होंने पुलिस इनकाउंटर्स में मारा है उनको। लेकिन अब वो रफ्तार बिल्कुल सुस्त हो गई है। वो जैसे कोई अपना रेंगने की रफ्तार होती है ना, अब उस रफ्तार पे सीसीडी आ गई है। अब उसमें देखें कि लोग सवाल उठाते हैं, कोई पुलिस वाला उन जुराइम में मुलव्वस होता है जिन जुराइम में कोई आम शहरी मुलव्वस हो, तो उसका एनकाउंटर हो जाता है, और उसकी डीएनए रिपोर्ट से पहले हो जाता है। सरगोदा वाला वाकया देख लें, सरगोदा वाला वाकया डीएनए रिपोर्ट बाद में आई है, लेकिन वो उसको जो, तो फिर यही सवाल लोग कर रहे हैं कि देखें ये महकमे का बंदा, सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर बंदा कह रहा है कि इसके नेफे में पिस्टल चलेगा, इसको थानेदार को सीसीडी लेके जाएगी, थानेदार को अपना उसको बच्ची को इंसाफ मिलेगा, रिपोर्ट लिखी है उन्होंने। अब ये देखें ना, यहाँ पर वही बात है कि डबल स्टैंडर्ड का जो है ना इंसाफ का निजाम। मैं पहले आपसे बात कर रहा था, डीआईजी फैसल कामरान थाने जब गए, उन्होंने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये इस वाक्य के लिए काफी नहीं है। क्योंकि मुअत्तली जो है वो रूटीन की कार्रवाई है। ये अगर बाहर का कोई मुल्क होता ना, तो वहां का जो मेरे ख्याल से तो जो चीफ होता ना डिपार्टमेंट का, उसके लिए शर्मिंदगी की मुकाम है, और वो रिजाइन कर देता, वो अपना ओहदा छोड़ देता इस वजह से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब जब से ये अपना गवर्नमेंट आई है ना इलेक्शंस के बाद, तब से यहाँ पर ना सिस्टम में कुछ चीजें इस तरह की चल रही हैं कि ताकतवर लोग जो है ना, वो हर चीज पर हावी हैं। ठीक है, बड़े बड़े केसेस आपके सामने माजी में गुजरे हैं, उनके हवाले से भी अगर आप देखें ना, तो बिल्कुल एक दफा ट्रैफिक की तरह उन केसेस को लिया गया है। बिल्कुल। अब जो केसेस पुलिस वालों के खिलाफ बनते हैं, अगवा बराए तवान के केसेस पुलिस वालों के खिलाफ बने, डकैतियों के बने, मंशियात के बने, उसके बाद आप आ जाए कि सरे राह खातून से गाड़ी छीनी गई है, वो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर इकबाल टाउन में, फिर एक थानेदार प्राइवेट लोगों को लेके घर पे रेड करता है, वहां से सामान उठाते हुए नजर आ रहा है,
रहा है, लोगों को उठा के लेके काने का जाता सब है, इंस्पेक्टर को अपराध काने आह्वान का करता वो है। उसी की, ठीक है। अब ये रेपिस्ट हो गया, ये एक थानेदार। क्या इन लोगों के लिए इंसाफ बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए जो आम शहरी जो है, जो इन जुराइम में मुलविस है, उनके साथ जो सलूक किया बिल्कुल था, होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। ये इस किस्म के डबल स्टैंडर्ड जब अपनाता है तो फिर सवाल उठते हैं, लोग बातें भी करते हैं, और फिर ये होता है कि महकमे के बाकी लोग जो हैं वो भी बदनामी उनके जो है वो चेहरों पर मिली जाती अच्छा, है। अब मेरा सवाल ये है सर, और लोग भी पूछना चाहते हैं, क्या ये मुअत्तली काफी है? और अगर काफी है तो 78 लोगों का कसूर था या कई बेमौत भी मारे गए? देखें, अब उस टाइम असल जिम्मेदारी ना वो एसएचओ की, जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने पूरा थाना मुअत्तल किया है ना, उनका पर्पस ये है कि एक तो जो कार्रवाई की गई है उसमें ताखीर की गई इन्होंने, हाँ, और दूसरा आला अफसरान को उन्होंने ला इलम रखा, हाँ, एप्स को नोटिस और में दिया। तीसरा ये है कि जो एसएचओ है, हाउस ऑफिसर है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसकी जिम्मेदारी है कि थाने में क्या कुछ हो रहा है ये उसके इलम में होना चाहिए, उसको नजर रखनी कैमरे चाहिए। लगे हुए हैं, सारा मॉनिटरिंग, कुछ हाँ, हर लगा चीज हुआ है। है यार, लेकिन अब वहां पर जितने लोग मुअत्तल किए हैं वो सारे तो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। अच्छा, एक और सवाल है सर, कानून तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी लड़की को कोई मेल अहलकार जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। बिल्कुल नहीं। आप आज एक ही ताज़ा ताज़ा वाकया आज का ही एक पेश आया, थाना टाउनशिप है आपका, वहाँ पे 2 खवातीन मुलजमाएं जिनके खिलाफ चोरी की और फ्रॉड की एफआईआर दर्ज की, उनकी डेथ हो गई है थाने टाउनशिप के इलाके में, उसके टाउनशिप थाने के अंदर उनकी, कस्टोडियल डेथ है। ठीक है, कस्टोडियल डेथ है। अब उसमें हुआ ये है कि वो खवातीन जो थी वो कोई नौसरबाज खवातीन थी, वो एक मोहल्ले में गली में भीख मांग रही थी, एक दरवाजे की बेल देती है घर की, वो अंदर से एक लड़की निकलती है, वो कहती है हमें पानी पिला दो। उसने बच्ची ने उनको पानी पिलाया, तो उन्होंने देखा बच्ची है और पीछे कोई नजर नहीं आया, उन्होंने उसको बच्ची को थोड़ा सा चक्कर दिया, उनका हम दम दरूद भी करते हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। वो बच्ची उनकी बातों में आ गई, उसने उसी चक्कर में उनकी बच्ची की बालियां भी उतरवा ली और 5,000 रुपया भी ले लिया उनसे। अच्छा, इसी दौरान जो उसका लड़की का भाई है वो घर पे आ गया, जिशान लतीफ नाम है उसका, वो घर पर आया, तो उसने देखा कि क्या मामला क्या है। जब उसको पता लगा कि ये फ्रॉडी है, खवातीन फ्रॉड है, तो वो पता लगा कोई चीज तो नहीं दी, उनका बालियां और 5,000 रुपये, बालियां तो उनसे रिकवर कर ली, 5,000 रुपया वो ना दें। जब नहीं दिया उन्होंने 15 पे कॉल की, अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, पुलिस आई उनको उठा के थाने ले गई। थाने जाते हैं तो उनकी दोनों की डेथ हो जाती है थाने। अब हुआ ये, जो पुलिस का मौकफ सामने आया, उन्होंने कहा जी दोनों खवातीन जो थी वो नशेई थी, उन्होंने कोई ओवरडोज की हुई थी नशे की, और थाने में उनकी तबीयत खराब हुई है। रेस्क्यू की टीम को कॉल किया हमने, रेस्क्यू की टीम ने उनको आके फर्स्ट एड भी दी और हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तो जहां जाकर एक खातून पहले और दूसरी खातून बाद में मर गई। ये दोनों इकट्ठी कैसे मर गई? बस यही तो एक पुरस्कार और फिर अगर है। कोई नशई और है वो या कह रहे नशे हैं में कि जी, है, हम कहते हैं कि जी हम इनको मुंतकिल कर रहे थे, लिटन रोड लाहौर में है, वो जेंडर सेल खवातीन की जो तफ्तीश करते हैं, वहां हम इनको मुंतकिल करने लगे थे, तो अचानक इनकी तबीयत खराब हुई है, तो दोनों की डेथ हो मतलब जाती पुलिस है। जो चाहे मर्जी रपट बना दे। भाई यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है, और आप जो मर्जी चाहें जो मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है तो चीजें उस हिसाब से चल लेंगी, आपकी मर्जी नहीं है तो चीजें उस हिसाब से आप नहीं चला तो अभी सकते। इसका क्या होगा? इसका शेड्यूल्ड कार्रवाई होगी, शेड्यूल्ड इंक्वायरी होगी, बस इसकी महकमाना? बस इसको तो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने कोई इसको हाई प्रोफाइल केस जो है वो अपना इसको ये पहला केस है मौजूदा प्रोसिक्यूटर डिक्लेयर जनरल किया। का। लेकिन मेरे तो ख्याल से बजाय इसके कि इस तरह लंबा जाना, तो वो जो फौरी इंसाफ वाला काम इन्होंने रखा हुआ है ना, होना इसी तरह चाहिए वैसे ऐसे लोगों के लोग साथ। अब आवाज उठा रहे हैं कि सीसीडी को अब हरकत में आना चाहिए। सीसीडी कहाँ से हरकत में आएगी? अब सीसीडी ने जो कुछ कर लिया हुआ है, उसके बाद सीसीडी के, मेरा ख्याल है अफसरान को शायद ये भी समझ लग गई है कि अगर कल को कोई मुसीबत पड़ गई तो वो उन्होंने अपने कंधों पे खुद ही उठानी है, खुद उठानी है, या फिर यहाँ से फ्लाई कर जाना है उन्होंने, जैसे पहले मतलब पहले भी चलता रहा मामला तो इसी तरह से। तो अब देखें क्या बनता है भाई। अच्छा, अच्छा, आमिर मिर्जा साहब, अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस, हम्म। वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और कहते हैं कि खानदानी दुश्मनी थी, और पहले कहा गया कि 7 माह कबल जो मर्डर हुए थे उसके तनाजुर में उनकी जान ली गई, लेकिन बाद में पता चला कि एक और डॉन हैं जो बाहर बैठ के अरेंज किए शूटर्स, और उसके बाद अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करवा दिया। अब तो स्टोरी भी मंजरे आम पे आ गई है, वो क्या है, अपडेट्स क्या है इसकी? ये अब्दुल्ला ताहिर जो है ना, इसका ताल्लुक है नारोवाल से, ठीक है, सॉरी उकाड़े से इसका ताल्लुक है, और ये पीटीआई का साबिक टिकट होल्डर रहा है। रेत की पद्दी का ये कारोबार करता था और इसने भी बहुत पैसा बनाया हुआ था।
इसके मुताल्लिक बल्कि कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के वीडियो बयान भी चल रहे थे कि ये लोगों के साथ कारोबार करता था, उनसे पैसे लेता था, उनके पैसे वापस नहीं देता था, और कोई एफआईआर भी दर्ज हैं हाँ, इसके खिलाफ, मुकदमात भी हैं। उसके खिलाफ को लेन देन के मामले कारोबारी के हवाले से। अब एक नारोवाल का खानदान है, भट्ट बरादरी है, कश्मीरी बरादरी है, वहाँ पे कश्मीरी मोहल्ले में वहाँ पे है, वहाँ के रहने वाले हैं कुगी भट्ट, जमान कुगी भट्ट, और ये 6 भाई हुआ करते थे ये। और इनके जो इसके कुगी भट्ट के 2 भाई है ना, एक एहसान उर्फ छाना और एक मलंगी, इनका वहां पर नारोवाल में ना एक दारा और उसका एक भाई, उनका ट्रांसपोर्ट का काम हुआ करता था, तो इनकी उससे दुश्मनी थी। ठीक है। छाने और मलंगी ने उन 2 भाइयों का मर्डर किया था, और मर्डर करके वो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था ना, वो बिजनेस अपने हैंड ओवर कर लिया हुआ था। ठीक है। अब वो बहुत डेस्परेट थे दोनों जो थे, और उस दौरान ये मैं आपको को लेट 90s की बातें बता रहा हूँ कि ये तब से आई थिंक 93 से ऑनवर्ड जी इस किस्म की दुश्मनियां। तो ये वहां से जो मामला इनके शुरू हुए, वो ट्रांसपोर्ट का काम जो है, फिर वो इनका एक तीसरा भाई होता था इमरान भट्ट, वो उसने वो सारे काम जो है अपने हैंड ओवर कर लिए। ठीक है। अच्छा, उसी दौरान वो जो फैमिली थी ना ट्रांसपोर्टर्स की, दारा भट्ट थे, कोई एक दूसरा भाई मेरा नाम जेन से निकल गया उसके, वो 2 भाई थे। अब उस खानदान के कहते हैं कि 15-16 मर्द जो थे वो 90s में ही मर्डर कर दिए गए थे। अच्छा। और वो मलंगी और छाने पर ही उनका इल्जाम था। उसके बाद उनकी एक उस खानदान की एक बहू अपने 3 बच्चों को लेकर नारोवाल से भाग गई थी, फरार हो गई थी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो पता लगा उन लोगों को, तो उसके बाद पता लगता है कि गुजरांवाला में कहीं उनको तलाश किया गया और वहां करके उनको भी मर्डर कर दिया गया। तो ये उस दौर की बड़ी खौफनाक दास्तान है 90s की। उसके बाद ये छाना और मलंगी ना लाहौर में पकड़े जाते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं, बल्कि उस दौरान की कुगी भट्ट जमान जो है ना, ये भी उन दिनों गिरफ्तार था, उनके जेल साथ में था। उनके साथ ही यहाँ पर पुलिस के पास था, गिरफ्तार था। अब हुआ ये कि उस वक्त इन दोनों को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। ठीक है। ये दोनों मार गए, कुगी जमान कुगी के भाई जो थे 2, पुलिस मुकाबले में मार गए। अच्छा, जमान कुगी जो था, इसने क्या किया कि कोशिश करके बाहर चला गया, कनाडा चला गया, वहां पर इसने नेशनलिटी ले ली, बीवी बच्चे सबको बुला लिया, वो भी कैनेडियन नेशनल है। शेंजन वीजा उसके पास, किसी भी कंट्री में जो जो उस लिस्ट में आते हैं वो किसी वक्त भी कहीं भी फ्लाई कर सकता है। उसका पता नहीं होता कभी अमेरिका है, कनाडा है, कभी किसी और कंट्री में है। पाकिस्तान उसके बाद जब वहां पर सेट हो गया ना, उसका पाकिस्तान आना जाना रहा। ठीक है। आता रहा था। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कुछ 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान वो आया था, और उसके बाद फिर वो वापस चला गया। और इनके मुतल्लिक ना एक बात बड़ी मशहूर है, वो ये है कि ये जो अपने मुखालिफ है ना, या कह लें कि जो जो इनके भाइयों में कत्ल में पुलिस मुकाबले में मुलव्वस लोग रहे हैं, उनके मुतल्लिक ये आवाज दे के उनको मरवाते हैं। अच्छा, या पहले मारते कहते हैं कि आपने चूंकि मरवाया था, हालांकि आवाज दे के। वो तो पुलिस मुकाबला था। पुलिस मुकाबला, अब पकड़वाया किसने, और मुखबरी किसने की? मुखबरी किसने की, कौन कौन शामिल था, ये सारी चीजें यानी उसको आवाज देते हैं। यानी अभी अब पुलिस पिछले दिनों आप देख रहे हैं कोई ऑडियो चल रही है एक सोशल मीडिया पर कुगी भट्ट, जमान कुगी भट्ट के हवाले से, जिसमें वो इस चीज को जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि इसको अब्दुल्ला ताहिर को हमने मर्डर करवाया, और एक और का नाम ले रहा सज्जाद है। बनेस है हाँ। नारोवाल का ही इसका पार्टनर है, रियल स्टेट का उसका कारोबार है, अब्दुल्ला ताहिर का पार्टनर होता था। उसके मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि जी हाँ, उसको भी हमने मरवाना है, वो भी जो है हमारा मुखालिफ है, और मेरा भांजा और एक उसके ताए का लड़का जो था अदनान और हबीब, अदनान, दानी और सुहेब, ये 2, सुहेब इसका कुगी भट्ट का भांजा है, और जो अदनान दानी है वो सुहेब के ताया का बेटा है। वो उनको कोई पिछले 2025 में सीसीडी ने पुलिस एनकाउंटर में मारा था, कोई मेरे ख्याल 20, 22, 15 या 20 क्योंकि वो भी दिन के इश्तिहारी बच्चे थे, से। बता दिया एक को रेनाला खुर्द उकाड़ा, रेनाला खुर्द में मारा गया, दूसरे को लाहौर में मारा गया। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जब मर्डर हुआ ना, तो उसको कुगी भट्ट को जो था, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो भाई इमरान भट्ट था ना,
इनका कोगी भट्ट का, उसने क्या किया कि उसने जितना भी बिजनेस था, प्रॉपर्टी थी ना मलंगी और छाने वगैरह की, वो सारी उसने अपने हैंड ओवर कर ली और बिजनेस भी अपने हाथ में रख लिया और वो सारी कमाई शमाई वहां से वो लेता रहा। अब कोगी भट्ट का कनाडा से आना जाना यहाँ पर लगा रहता था। वो अपने भाई को कहता था कि जिनकी कमाई हम खा रहे हैं, जिनकी वजह से हम कमाई खा उनका रहे हैं, बदला लेना है। उनका एक तो बदला भी लेना है, हाँ। लेकिन उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को हिस्सा ज्यादा जाना चाहिए, जिनकी वजह से आज ये भाग लगे हुए हैं। ये इसका जमान और कुगी का जो था, ये इसका एक मौकफ था, ये अपने भाई से, इमरान से कहता था। लेकिन वो इमरान जो था वो किसी तरफ नहीं आता था, वो पैरों पे पानी नहीं पड़ने देता था। इनकी मुखालफत भाइयों की आपस में शुरू भी हुई है। और फिर जो मेरी इत्तला है कि ये जमान और कुगी जब वो बाहर से वापस आया था तो इसने इमरान भट्ट ने उसको शायद पकड़वा भी दिया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन मेरी जो इत्तला है वो ये है कि उसने इसको पकड़वा दिया था। बहरहाल खैर, ये किसी ना किसी तरीके से अपने मामला सीधे किए, इसने बाहर आया, ये फिर वापस चला गया। फिर उसके बाद इसका भाई इमरान भट्ट वो मर्डर हो जाता है और उसके साथ 4 या 5 लोग और मर्डर होते हैं उनकी अपनी हवेली में, नारोवाल में। रमजान के महीने में मर्डर होते हैं, गालिबन पिछले साल की बात है शायद। तो वहां पर मर्डर होते हैं और उसको मारने वाला जो होता है वो इमरान भट्ट के अपने ही गनमैन होते हैं, जिनके जरिए उनको मरवाया जाता है। और उसकी FIR दर्ज होती है कुगी भट्ट के खिलाफ। और कुगी भट्ट का एक भतीजा, इमरान भट्ट का भी वो भतीजा ही लगता था, ये सुहेब जो था, ठीक है, इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। अब उसके बाद इन दोनों का पुलिस मुकाबला हो जाता है, सुहेब का और दानी का, जैसे भी आपको बताया मैंने। अब इनके मुतल्लक एक अब्दुल्ला नामी शख्स का बीच में नाम आता है कि अब्दुल्ला ने जो है वो इनको जो है अपना पकड़वाया है और पुलिस मुकाबले में मरवाया है। अब्दुल्ला, अब इमरान भट्ट जो है भाई मरवाया था इन्होंने, उसके एक बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है और वो नारोवाल छोड़ के कहीं लाहौर में किसी जगह रुपोश है, कहीं रिहाइश रखी हुई थी उन्होंने। कुगी पीछे था उस अब्दुल्ला के, अपने भतीजे के। अच्छा, वो समझ रहा था इस अब्दुल्ला ने मुखबिरी करके अपने पकड़ा है। भाई के ना उसके पीछे था कि शायद उसने मरवाया है। हाँ। उनको इस चीज का ये था कि उन्होंने इसको मरवाया है, अपना मेरे भतीजे भांजे को, और उसको इसने मरवाया है अब्दुल्ला ने, जो उसका इमरान भट्ट का बेटा है। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने भतीजे अब्दुल्ला की रैकी भी करवाई और एक दफा लाहौर में उसकी रैकी पर अटेम्प्ट भी करवाने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला वगैरह उसको मिले नहीं। मतलब थड़ा लगवाया उसका। थड़ा लगवाया उसका। लेकिन अब कुछ दिन पहले, अब्दुल्ला ताहिर की मौत से को 15-20 दिन पहले या महीना पहले, जमान कुगी को ये क्लियर हुआ कि जिस अब्दुल्ला ने इनको सुहेब को और दानी को पकड़वाया या मरवाया, वो अब्दुल्ला मेरा भतीजा नहीं, वो ये अब्दुल्ला ताहिर ये है, उकाड़े वाला। उकाड़े वाला। अब अब्दुल्ला ताहिर के साथ इनकी क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी? उन्होंने, कुगी वगैरह ने नारोवाल में रेत की पंदी का ठेका लिया हुआ था। ये रेत की पंदी का भी कारोबार करते थे, ठीक है। अब जो रेत की पंदी का कारोबार इन्होंने किया, तो इसने अब्दुल्ला ताहिर ने भी वहां पर अपना रेत का कारोबार किया करता था। ठेके का 20-22 करोड़ रुपया इन्होंने जमा करवाया था कुगी वगैरह ने, और वहां से रेत निकाल के ले गया अब्दुल्ला ताहिर। अच्छा, उनकी पंदी से ये इल्जाम था अब्दुल्ला ताहिर पर, ठीक है। वो कहते थे हमें 20-22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 20-22 करोड़ रुपए इनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी ये जो पंदी का काम नहीं करते हैं, ये कोई अमाउंट बहुत बड़े पैसे हैं इनके पास। इनका 20-22 अरब की भी बात करें ना, तो वो भी इनके लिए कोई मैटर नहीं है। इतने बड़े पैसे इन लोगों के पास हैं। ये दोनों पार्टीज असल के पास, मैटर अब्दुल्ला ताहिर के भी होंगे। मैटर जो था, मैटर आपकी प्रेस्टिज का बन जाता है, आपकी अना का मसला बन जाता है। यार मुखबरी करके मेरे बंदे साडा काम होवे और साडी जगह तो कोई बंदा रेत काट के ले जावे तो साडे पल्ले रहंदा कुछ नहीं। एक तो ये मुखालफत थी। अब उस मुखालफत की वजह से इनकी आपस में चपकलिश चल रही थी। अब ये सुहेब और दानी के मतलब कहते थे कि ये भी डेस्परेट थे, खौफ की अलामत थे, और कोई इनकी ताप नहीं जलता था वहां पे नारोवाल, सियालकोट में, गुजरांवाला में। एक माजी में एक MP बाबर कत्ल हुआ था। वो बाबर कत्ल इसने कुगी भट्ट ने किया। बाबर भट्ट की बात करें? भट्ट नहीं था, एक खां मेरे ख्याल था, नारोवाल में मर्डर हुआ था, वो मर्डर हुआ था। एक सियालकोट में मर्डर हुआ था, अपना एक MP का वालिद, वो भी भट्ट बरादरी से तल्लुक था, गलबन अमानुल्लाह भट्ट उसका नाम था।
वो भी उसके कत्ल में भी ये अपना मलंगी वगैरह जो ये थे ना सारे ये शामिल थे। अब उन पर शुबा ये था कि अपना सॉरी मलंगी कह रहा हूँ कि ये कुगी भट्ट वगैरह को उन पर जो सियालकोट में मानुल्लाह भट्ट कत्ल किया था, एमपीए का वालिद था कोई, वो उस पर शुबा ये था कि उसने मलंगी को और छाने को पकड़वाया, उनकी मुखबरी करके पकड़वाया था। और तब भी जो मेरी इत्तला है, जो मेरे जराए हैं, उनका कहना है कि तब भी इन्होंने अल ऐलान कहा था कि हम अपने मुखालफों को नहीं छोड़ेंगे। और अब भी इन्होंने जो ऑडियो दी है उसमें ऑडियो में उन्होंने सज्जाद मनहेस का नाम लिया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिर्फ सज्जाद मनहेस ही नहीं, और भी लिस्ट में काफी नाम हैं जिनके मुतल्लक जो है वो ये मतलब सोचा जा सकता जो है। उनके सामने खड़ा हुआ या जिसने मुखबरी की उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने उसको सफाया आवाज करवाया दी है, और आवाज दे के उन्होंने क्या वो कहते हैं ना पंजाबी च अपनी गल जड़ी तो वही शूटर्स कहाँ से हायर किए वहां बैठ के कनाडा में? शूटर्स कनाडा में यहाँ पर अरसलान जट नामी एक शख्स है गुजरांवाले का, वो उसने आगे से शूटर मैनेज करके दी है। मेन हैंडलर वो अरसलान जट ये है। तफ्तीश में अब सामने आ ये गया है। तफ्तीश में चीजें सामने आई है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है जो इस अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में सहूलतकार थे। उनको उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, गाड़ी भी रिकवर किया है, मोटरसाइकिल भी रिकवर किया है। लेकिन मेन शूटर्स का अभी तक नहीं पता चला जिन्होंने क्लिनिक में जाकर फायरिंग वो की। कहते हैं बाजोड़ और वाना के भी कुछ लोग। असल में ये जो अरसलान जट है ना, इसके मुतल्लक बताया गया है कि ये बाजोड़ वाना अफगानिस्तान इलाका गैर वाली साइड पे इसने बहुत सी मफरूरी काटी है, और जमान कुगी ने भी इन एरियाज में काफी मफरूरी काटी है। और वहां अक्सर पर हमने इनका देखा relation भी जितने है। गैंगस्टर्स थे वो अक्सर वहीं पे जाके पनाह लेते थे। पनाह लेते आतिफ थे। अमीन चौधरी का आपने बताया वो था, वो भी इलाका गैर में वहां इलाका गैर पर में चले अपना जाते थे। वो कहते हैं वहां पर था पता नहीं यार वो कौन सा ये इलाका जहाँ मेरे पे नाम पे टीवी नहीं आ भट्ट रहा। की और एहसन शाह की मुलाकात भी वहां पे कहते हैं मुलाकात भी वहां पर कहते हैं हुई थी वाना उसकी। और तो वो इलाका गैर। इलाका गैर है हाँ। वहां पर। तो वहां पर फिर ऑपरेशन हुआ था एक, उस ऑपरेशन में आतिफ चौधरी जख्मी भी हो गया, फिर वहां से पुलिस इसको लेके आई। वो बड़ी दास्तानें हैं मतलब यहाँ इनके। से लाहौर से वहां पे जाके पनाह लेते हैं ताल्लुकात, इसका मतलब है लाहौर के गैंगस्टर्स के वहां पे भी हैं। वहां पर ना ये जब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना आतिफ चौधरी के दौर की, उस दौर में एक बोला सुनहरा होता था सियालकोट का। ठीक है, वो बोला सुनहरा इन तमाम क्रिमिनल्स का जो था ना वो बाप था। ठीक है, बहुत डेस्परेट था, बड़ा नाम उसने बनाया जुराइम की दुनिया में। कोई मतलब के नोटोरियस फेमस था वो। इतना नहीं उसके मुतल्लक कि जी अब हम बात करते हैं ना यहाँ पे बैठ के, फिर मैं समटाइम कुछ अपने आप को रोक भी लेता हूँ और सोचता भी हूँ, क्योंकि कमेंट्स ऐसे आते हैं नीचे, लोग कहते हैं कि यार ये वो किरदार है, आप इनको क्यों प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती है। हालांकि हमारा मकसद कभी ये नहीं हम रहा, तो उसका हमारा अंजाम भी मकसद होता है बताते कि हैं। उसका अंजाम, और एंड में हम बताते भी हैं कि यार उनके अंजाम से सबक सीखो कि उनका अंजाम क्या हुआ, उनकी मौत कितनी खौफनाक थी, उनके घर वालों ने क्या क्या परेशानियां सजदे बर्दाश्त की हैं। तो मेरा हमेशा से यही मैसेज होता है कि उनके अंजाम से और उनकी फैमिली के हालात देखा करो कि उनकी फैमिलीज के क्या हालात हैं, उनके घर की खवातीन के क्या हालात हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है। तो ये अंजाम ही देखना चाहिए, इन चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये शूटर्स लाहौर में घूमते रहे, लाहौर में उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ सेफ सिटी कैमरास भी मौजूद है। अब हेलमेट में पहचान तो होती नहीं है जिस किस्म का हेलमेट यहाँ पे चल रहा है। तारिक साहब आपको बड़ा क्लियर बताऊं, देखें ये सीसीडी जब से आई थी ना, सीसीडी ने जिस बर्क रफ्तारी से पुलिस एनकाउंटर की है और उसी रफ्तार से क्राइम नीचे भी आया। ठीक है, लेकिन हमारी नजर में बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ क्राइम एनालिस्ट, हमने कभी माजी में नहीं देखा कि ये पुलिस एनकाउंटर्स और इस तरह से बंदे मार देना जुराइम में कमी का सबब बन आर्जी सकते कमी हैं। होती ये है। एक आर्जी हल होता है, ये देरपा हल नहीं है। अब सीसीडी ने जब से ये काम छोड़ा है पुलिस एनकाउंटर्स का, आप देख लें क्राइम फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो गया, वारदातें फिर सामने आ रही है। अभी पिछले हफ्ते एक मर्डर होता है हरबंसपुरा में। ठीक है, हमारा एक जर्नलिस्ट ही है, बड़े सीनियर नदीम इकबाल, उनके बेटे को शूटर्स ने मारा है उनको। ठीक है, ये अब्दुल्ला ताहिर वाला देखना, ये शूटर्स में। इसी तरह पंजाब के और कितने शहरों में इस तरह से वाकयात हुए हैं। शूटर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, जो लोग अंडरग्राउंड चले गए थे वो निकल आए हैं। अब ये उसका कुकी मठ का देख लेना कितना बड़ा नेटवर्क है उसका। कि वहां से नारोवाल में इनकी इतनी दहशत है, सियालकोट में इनकी इतनी दहशत है कि एक शख्स जो इस वक्त हुकूमत में भी मौजूद है, बहुत ताकतवर शख्स है, वो एक टाइम में कुगी भट्ट वगैरह का उसके साथ मैच पड़ गया था। ठीक है, और अगर वो मैच थोड़ी देर और चलता तो मेरे ख्याल से वो शख्सियत जो है वो भी इन्ना लिल्लाही होना था उसका।
लेकिन वो शख्सियत उसने अक्लमंद मैनेज थी, कर लिया। उन्होंने मैनेज कर लिया, अपने मामला सेटल डाउन किए और सेटासाइट हो गया तमाम उन मामला थे जो खराबी का तो बायस अभी बन रहे जो थे। सजाद मनहेस का नाम लेके बाकायदा धमकी दी गई है, इस पर तो कानूनी कार्रवाई बनती है, लेकिन वो बनती इसलिए कानूनी नहीं कि वहां कार्रवाई उन किसके पे तो खिलाफ नहीं। करेंगे? देखिए, मैं अब सोशल मीडिया पर देख रहा ये था, तो शूटर्स को ही पकड़ेंगे ना। हमारे दोस्तों को ना समझ नहीं आती कुछ, वो सिर्फ जज्बातियत में बहुत। अपनी दुकानदारी के चक्कर हाँ। में ना, वो कहते जी रेड वारंट जारी करवा रहे हैं, उसको रेड वारंट के जरिए लेके आएंगे। ओ भाई मेरे, वो को ना कोई दुबई है, वो ना वो कोई श्रीलंका है, वो कनाडा है, ना कोई बांग्लादेश है, ना कोई मलेशिया है, कि ना वो बैंकॉक है कि आप उसको ले आएंगे उसके वहां साथ से। तो हमारी ट्रीटी भी तो नहीं है। भाई वो कनाडा, अमेरिका, कुछ शेंजन वीजा है, उसको वो कहीं भी जा सकता है। उसको लाना वापस जो है ना, वो नामुमकिनात में से है। वो खुद से पाकिस्तान आए तो आए, अदरवाइज हमारे महकमों का या हमारे इदारों का जो है ना, वो बस नहीं चल सकता वहां पर। हाँ, कनाडा में ये है कि वहां की अदालत में केस चल सकता है, हाँ, अगर यहाँ से एविडेंस आप वहां पे एविडेंस दें, आप वहां वहां पर पे प्रूव प्रोवाइड करना बहुत कीजिए, वहां मुश्किल पर होगा। प्रूव करें, एविडेंस प्रोसिक्यूशन बड़ी सख्त और होती है सर। उसके बाद भी वहां की गवर्नमेंट का पर ये डिपेंड करता है, ये उनका राइट है, वो चाहें कि उसको आपके सुपुर्द करें या उसको वहीं पर वहीं कोई पे सजा दें, लेकिन उसमें बड़ा मुश्किल होगा 109 में आप उसको मैंने आपको मुजरिम कहा ना, साबित करें। बहुत मुश्किल है, वो हमारे इदारों और हाँ। हमारी जो यहाँ पर पुलिस है, वो उनके बस की बात नहीं है। उसको वापस लाना बाय हुक एंड क्रुक, हाँ। वो मुमकिनात में नहीं है, मतलब ये नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल अच्छा, नहीं। शायद सोशल मीडिया पे इसलिए इस हवाले से आवाज बुलंद हो रही है और कहा जा रहा है कि उसको लेके आया जाएगा, कि तीफी भट्ट को ले आया गया था और वो दुबई से लाया वो गया था। तीफी भट्ट तो दुबई में था हाँ। ना, और तीफी भट्ट दुबई में था, दुबई के साथ तो मुआहदा है ना है। हमारा, इंटरपोल के जरिए आप ला सकते हैं रेड वारंट जारी करवा के, ठीक है। लेकिन अब जब से ये तीफी भट्ट वाला मैटर हुआ था ना, तब से लेके उसके बाद हमारे जो अपना एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तीफी भट्ट की जो वो थे इस्लामाबाद से, जिनका ताल्लुक है यार, मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, उन्होंने इंटरपोल के जो चीफ थे उससे मुलाकात भी की, उनको खत भी लिखा। खत भी लिखा, फिर- उनको कुछ हाँ। दस्तावेजात फराहम की थी दुबई के हवाले से। दुबई जो केस में जिसको तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया गया, वहां पर कोर्ट में जो केस था, वो गारंटी दी तमाम गई। तक गारंटी दी गई थी, और उनका स्टांस ये था कि भाई यहाँ से आप लोग जो है पाकिस्तानी शहरियों को उनके हवाले करते हैं और वो वहां जाके उनको मार देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। तो उस पे काफी कहते हैं कि ले दे भी हुई, इंक्वायरी भी की उन्होंने, और फिर वहां पर दुबई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी बासपुर्स की थी पाकिस्तानी हुकूमत से। लेकिन अब उसके बाद ये मामला जब चले हैं, तो अब मेरा ख्याल इंटरपोल के जरिए जो मुलजम वापस आते हैं ना, वो उसको भी ब्रेक लगी हुई है, वो भी नहीं आ रहे वहां से। तो अब आप लोगों का जब बिहेवियर ऐसा होगा, इस किस्म का रवैया, तो फिर आप पर कौन एतबार मतलब करेगा? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी जो है वो खतरे में पड़ जाती है खतरे इस में पड़ मामले में। जाती है, और कोई भी मुल्क फिर मुजरिम देने से पहले सोचता है। सोचता है। और नई बस ट्रीटी असल तो में ना साइन होने हमारे से नहीं। मुल्क में अब देखें ना, सीसीडी के इनकाउंटर जो मुतनाज़ा थे, कुछ 70-80 एप्लीकेशंस कोर्ट्स में जो है वो पेंडिंग है, उनको कोई फैसले उन पे नहीं हो सकते, वो कोई कोर्ट्स जो है ये आप भी जानते हैं फैसले कब होने हैं वो। अब ये केस थानेदार वाला देख लें, ये सीसीडी का केस नहीं बनता। थानेदार वाला ठीक है, 100% वैसे तो अगर राह चलते हुए कोई मोटरसाइकिल वाला किसी बच्ची को छेड़ दे, किसी का दुपट्टा उसके खींच नेफे ले, में पिस्टल चल जाता उसके है। नेफे में पिस्टल चल जाता, तो यार यहाँ एक ज़ेनी मजदूर लड़की को आपने घर के बाहर से उठा के थाने ले जाकर आपने रेप कर दिया, उसका ज्यादती की आपने उसके साथ, तो यार आप सिर्फ ये काफी है कि उसको गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज कर लिया, उसका केस ट्राई करके उसको सजा दिलवाएंगे? सर, तो गाजियाबाद का एक और वाकया जो स्टार्ट में हुआ था कि जिसमें बालियां छीनी गई थी, बालियां छीनी गई थी, उस बंदे को भी मार दिया गया था। वो घर के दरवाजे में से बालियां छीन कर लेके गया था वो। तो ये अब देखे ना, फिर वही लोग जो है ना, फिर वो बातें तो करते हैं ना, लोग सवाल उठाते हैं चीजों पे, वो कहते हैं कि भाई ये पुलिस वाले क्या इनको रिश्तेदार हैं? अब मैं क्या कहूँगा, किसके रिश्तेदार हैं? पेटी भाई है ना ये। ठीक है। तो इनके खिलाफ क्या वो इकदाम नहीं हो सकते? जो एक आम शहरी जो संगीन जुराइम में मुलव्वस है, प्राइवेट शहरी जिसका महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको मार भी देते हैं, उसके नेफे में पिस्टल भी चल जाता है। तो इनके नेफे क्या इन्होंने नहीं पहनने थे, शलवारें नहीं पहनी होती, इन्होंने पैंटे पहनी होती हैं, बेल्टें पहनी होती हैं, इनके नेफे नहीं होते क्या? तो इनके साथ क्यों इस तरह का सलूक करते हैं, क्यों नहीं दिखाते? और यही वो डबल स्टैंडर्ड है जिसका आप स्टार्ट में जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही कि अपने महकमे या अपनी पेटी भाइयों के हवाले से इनका कानून और होता है और आम शहरी के हवाले से और होता है। बिल्कुल। और तो ये कैसे खत्म होगा? ये तो खत्म तारिक साहब मुझे तो नहीं होता नजर आ रहा, क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी कोई पुलिस की तरफ से कोई लचक होती ना, अगर उन्होंने इस डबल स्टैंडर्ड को खत्म करना होता, तो ये जब से सीसीडी बनी है ना, तब से कुछ दर्जनों वाकयात ऐसे सामने आ चुके हैं
जिसमें पुलिस अफसरान जो है, थानेदार जो है, इंस्पेक्टर लेवल के, वो मुलविस हैं। लेकिन वो रूटीन में एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं, गिरफ्तार करके जेलों में भिजवा देते हैं। एंड क्या होता है कि बाद में सम टाइम अगर प्राइवेट मुद्दई है तो उनके साथ बैठ के सेटल डाउन हो जाती है। अगर सरकार मुद्दई है तो वो केस को लेंथी करते रहते हैं, टाइम इतना गुजर जाता है कि वो अपनी जमानतें करवाने में कामयाब हो जाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मिर्जा साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।